हम संसद की उस बहस से खबरदार करेंगे जहां लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के हर सवाल का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। चुनाव सुधार और SIR पर लोकसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह और राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई। शाह की भाषण के दौरान राहुल ने डिबेट का चैलेंज दे दिया। उससे पहले अमित शाह जब घुसपैठियों को लेकर सवाल उठा रहे थे, तभी विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मन आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पॉन्स देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। मैं उनके उत्साह में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा कि मैं मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा। मेरे भाषण का पहले क्या बोलना, बाद में क्या बोलना, मैं तय करूंगा। और मैं मानता हूं कि हर एक वक्ता का ये अधिकार है। उनका भी है, मेरा भी है। कल वो बोल रहे तो हम ऐसा थोड़ी ना बोले आप झूठ क्यों बोल रहे हो। हम नहीं बोले, नहीं बोल सकते साहब। वो माननीय विपक्ष के नेता है, वो बोल सकते अपना भाषण। मान्यवर, और मैंने तो ये भी कहा मेरा पूरा भाषण छूट कर कुछ बच जाता है तो आप पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। मगर अब धैर्य भी चाहिए और सुनना भी चाहिए, दोनों चीजें करनी पड़ती है। मान्यवर, आगे पर भी मैं इस विषय को कहूंगा और ढेर सारे आरोपों के मेरे पास जवाब है। जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एटम बम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक परमाणु बम वाला, ये तीनों में क्या हुआ, इसके सारे जवाब मेरे पास है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगाते आ रहे हैं, उसके जवाब में चुनावी इतिहास के 3 पन्ने गृह मंत्री ने खोल दिए। जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक पर वोट चोरी के 3 आरोप लगाए, जिस पर एक बार फिर सदन में हंगामा हुआ। 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर, दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीता, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है
दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। मैंने इतना ही कहा है कि अदालत में केस चल रहा है जो फैक्चुअल है। अब जवाब तो उनको अदालत में देना है, सोनिया जी ने यहाँ क्यों दे रहे हैं? अदालत में जवाब देना है। इसके बाद अमित शाह ने चुनावी आंकड़ों का एक हिसाब सामने रख दिया। कहा कि कांग्रेस जब चुनाव जीत जाती है तब तो वोटर लिस्ट पर सवाल नहीं उठाती है, लेकिन जैसे ही चुनाव हारते हैं कांग्रेस को मतदाता सूची में कमियां दिखने लगती हैं। मतदाता को तो मालूम है कि हमने तो वोट दिया है इसलिए चुनकर आए हैं, तो उसके मन में कोई डाउट नहीं है। ये वोट चोरी करते रहे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली और बिहार में 2/3 बहुमत से हम जीते। 3 लोकसभा चुनाव हम जीते, 41 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीते, तो हम 44 विधानसभा टोटल चुनाव जीते हैं 2024 से 25 तक। मगर वो भी 30 चुनाव जीते हैं अलग अलग विधानसभा में, 30 जगह पे। अगर मतदाता सूची करेक्ट है तो क्यों शपथ लिया, क्यों चुनाव लड़ा? आप बताइए देश की जनता को। आप लोग यहाँ कैसे पहुंचे? श्री राहुल गांधी जहां से चुनकर आए थे, वो वायनाड की मतदाता सूची में भी मेरी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी को बताया है। इसका जवाब नहीं देते। हमने अमेठी का भी बताया है, इसका जवाब नहीं देते हैं। मान्यवर, एक चुनाव की मतदाता सूची में जो थोड़ी बहुत गलतियां हैं, उसको वो लोग मुद्दा बनाते हैं चुनाव हारने का। अमित शाह ने आज अपने भाषण में राहुल गांधी के नेतृत्व पर सीधा सवाल उठाया है। ये कह दिया है कि भविष्य में कांग्रेस के कार्यकर्ता ही राहुल गांधी से हिसाब मांगेंगे कि इतने चुनाव इनकी पार्टी कैसे हार गई। हारने का कारण आपका नेतृत्व है, ये हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं। और अगर ये मानते हैं मान्यवर, अगर ये मानते हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे। एक दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे कि इतने चुनाव कैसे हार गए। मान्यवर, कोई जज आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, ये वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। इस बहस के बीच ये सवाल भी आया कि क्या विपक्ष केवल चुनावी हार देखकर वोट चोरी का आरोप लगाता है? क्या वास्तव में चुनाव सुधार विपक्ष नहीं चाहता है? सवाल की वजह अमित शाह का बयान है, जहां उन्होंने दावा किया कि मई 2014 के बाद अब तक कभी चुनाव आयोग को किसी तरह का रिफॉर्म करने की मांग कांग्रेस ने नहीं दी है। मैंने आज सुबह चुनाव आयोग के वहां जांच कराई। जांच मतलब कोई गोपनीय चीज नहीं पूछी है, आप इसका इशू मत बने। मैंने ये पूछा कि चुनाव सुधार के लिए मई 2014 के बाद कौन सी पार्टी से कितने आवेदन आपको मिले, क्योंकि चुनाव सुधार जो करना है इसकी प्रक्रिया क्या है। चुनाव सुधार सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा कर चुनाव आयोग भारत सरकार के विधि मंत्रालय को भेजता है और विधि मंत्रालय इसका कानून बनाकर संसद के सामने रखता है। ये प्रक्रिया है। तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा हो हल्ला हुआ तो ढेर सारे चुनाव सुधार कांग्रेस पार्टी ने दिए होंगे, तो मैं जरा उसका पूछा कर दूं, लगे हाथ तो इसकी भी बात कर लूं, इसमें गोपनीय क्या है। तो मैंने पूछा तो साहब मुझे एक रहस्य मालूम पड़ा कि आज तक मई 2014 से चुनाव आयोग को एक भी चुनाव सुधार का सुझाव कांग्रेस पार्टी से नहीं मिला। विपक्ष की तरफ से अमित शाह के जवाब के बीच हंगामा होता रहा।
करीब 90 मिनट गृह मंत्री ने हर सवाल का जवाब दिया। इस बीच जैसे ही गृह मंत्री ने कहा कि एक बार देश बंट चुका है, अब फिर नहीं बंटने देंगे और घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। इसी दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया तो अमित शाह ने फिर घेर लिया। भी तो पड़ा होगा, ये मुद्दा क्यों उठा रहे? मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने। इन लोगों पर ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय एसआईआर प्रक्रिया के दौरान ये दावा किया जाता है कि घुसपैठियों को चुनकर बाहर किया जाएगा। तब विपक्ष से ये सवाल आता है कि अगर 2014 से बीजेपी की सरकार है तो फिर बॉर्डर पार करके घुसपैठिए कैसे दाखिल हो जाते हैं? इसका भी जवाब आज गृह मंत्री ने दिया। कहा है कि घुसपैठिए इसीलिए आते हैं क्योंकि बंगाल में सरकार कई जगहों पर फेंसिंग नहीं करने देती है। मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ क्यों हो रही? आप बॉर्डर नहीं बनाने देते, फेंसिंग नहीं करने दोगे, घुसपैठ नहीं होगी। फिर भी चलो, मैं पूछना चाहता हूं कि घुसपैठ होकर सबसे पहले घुसपैठिया कहां आता है? कहां आता है? तो गांव में आता है। पटवारी को मालूम नहीं पड़ता, गांव के थाने वाले को मालूम नहीं पड़ता। इसकी मतदाता सूची में नाम डालने के लिए आधार कार्ड कहां बनता है? वहीं बनता है। उसका राशन कार्ड कहां बनता है? बंगाल में बनता है। और मतदाता सूची में कौन सी मतदाता सूची में ऐड होता है? तो बंगाल में होते। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, ये देश के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे। कभी कभार चुनाव तो जीत जाओगे घुसपैठियों के आधार पर, परंतु इस देश की सुरक्षा को आप ताक पर रखें। कल राहुल गांधी जब इस बहस में बोल रहे थे तो ये आरोप लगाया था कि पहले कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर जांच एजेंसियां और फिर हर संवैधानिक संस्था पर आरएसएस के लोग कब्जा कर रहे हैं। आज इसका जवाब बहुत खुलकर अमित शाह ने दिया। कल राहुल गांधी जी ने एक विषय कहा था कि सारी संवैधानिक संस्थाएं आपने करप्ट कर दी। मैंने पूरा बताया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के पहले क्या नियम थे। उन्होंने ये कहा कि महत्वपूर्ण पद पर आरएसएस की विचारधारा के लोग रख लिए जाते हैं। तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? क्या इस देश में कोई कानून बना है कि आरएसएस की विचारधारा वाले हैं उनको कोई महत्वपूर्ण? अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है। इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है और जनादेश से बनकर आए, आपकी कृपा से बनकर नहीं आए। अमित शाह के भाषण के दौरान ही जब सदन से वॉकआउट करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकले तो कहा कि गृह मंत्री ने उनके सवालों का जवाब ही नहीं दिया है। मैंने 2-3 चीजें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता
हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सीजीआई को लेकर सेम सीजीआई को लेकर इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है, तो मतलब बिल्कुल वॉकआउट क्यों करने की जरूरत पड़ी आप लोगों को? वॉकआउट से वो कह रहे हैं आप लोग डर गए। नहीं, हम कहाँ डरे। कैसे देखते हैं? 1 घंटे के लिए सिर्फ इन्होंने सफाई ही दी है कि इन्होंने वोट चोरी नहीं की। आप बताइए सफाई कौन देता है इतनी लंबी? जी उन्होंने ये बोला कि आप लोगों ने मांगा कोई निर्दोष, जब निर्दोष होता है तो कोई इतनी लंबी सफाई देता है? उत्तर प्रदेश में यूपी चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर एसआईआर की प्रक्रिया 14 दिन और बढ़ाने की मांग की है। वहीं आशंका है कि 2,91,00,000 नाम वोटर लिस्ट से हट सकते हैं, जो या तो अब जीवित नहीं है, या फिर कहीं और चले गए, या फिर डुप्लीकेट कैटेगरी में मिले हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में ढोल मंजीरा हारमोनियम से गा गा कर बताया गया कि भैया दीदी सुन लो, एसआईआर फॉर्म भर लो। अमेठी में गाकर तो रामपुर में माइक से। पता है एसआईआर का काम चल रहा है, आप सभी से निवेदन है अपना अपना एसआईआर फॉर्म बीएलओ को दीजिए। बीएलओ आपके घर पे आ चुका है, जल्द से जल्द एसआईआर का फॉर्म दीजिए। कुछ इस अंदाज में अनाउंसमेंट करके वोटर रिवीजन वाली प्रक्रिया को लेकर जागरूक किया जाता रहा। अगर आपने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है तो बीएलओ आपके घर के गेट के बाहर खड़ा है, जल्द से जल्द अपना फॉर्म लाइए और फॉर्म भरवा कर बीएलओ को जमा कीजिए। लेकिन फिर भी खबरदार करता सवाल आया है, क्या उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट से 2,91,00,000 नाम हट सकते हैं? जिस उत्तर प्रदेश के कानपुर में दावा है कि 9 साल बाद 1000 किलोमीटर दूर से वो शख्स भी अपने घर लौट आया, जो कभी संपत्ति के विवाद में घर छोड़कर गया था। दावा किया गया कि घर छोड़कर गया सर्वेश नाम का शख्स साधु बन गया, जो अब एसआईआर का फॉर्म भरने घर लौट आया। लेकिन चिंता तो इस बात की है, क्या उत्तर प्रदेश में 2,91,00,000 वोटर जिनका नाम अब तक वोटर लिस्ट में रहा, वो गायब हैं, या फिर जीवित नहीं, कहीं और चले गए, या फिर दो जगह नाम है? क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे? मान्यवर नहीं रह सकते। ये एसआईआर और कुछ नहीं है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। मैं मानता हूं इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं हैं। ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। मगर मान्यवर, क्या हमने भारत के नाते निर्णय करना पड़ेगा कि इस देश की संसद को चुनने के लिए, राज्य की विधानसभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना है या नहीं देना है? और मेरा मत है, मेरा विनम्र मत है मान्यवर, कि ये नहीं देना चाहिए। एसआईआर पर ही चर्चा करें। जब संसद में चलती इसी चुनाव सुधार पर बहस के दौरान गृह मंत्री एसआईआर से देश के असली वोटर की पहचान वाली बात कहते हैं, तो अखिलेश यादव संसद परिसर में एसआईआर के बहाने एनआरसी तक का दावा करते हुए ये आरोप भी लगा देते हैं कि वोटर लिस्ट से पिछड़े दलित का नाम कटेगा, आरक्षण मिलना बंद हो जाएगा। अगर घुसपैठी है तो उन्हें सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठी 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप, तभी मैंने कहा ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। पीडीए वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया, फिर आरक्षण छीन लेंगे। एसआईआर को लेकर ही कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर नहीं है। राहुल गांधी की छुट्टियों को लेकर भी बीजेपी नेता विपक्ष के तौर पर उनके कामकाज को लेकर गंभीरता पर सवाल उठा रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल के लिए एलओपी का मतलब लीडर ऑफ पर्यटन है। वहीं प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है।
तो मैं देश की जनता को विश्वास दिलाता हूं, शरीर का कण कण, समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए, सिर्फ देशवासियों के लिए। बीजेपी कहती है कि आजादी के बाद अगर कोई सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं तो वो नरेंद्र मोदी हैं। आजादी के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री ने बिना एक भी छुट्टी लिए दिन रात काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। आजादी के बाद सबसे ज्यादा एक भी छुट्टी लिए बगैर 24 घंटे में से 17 घंटे काम करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी। चुनावी रैली हो या फिर संसद में विपक्ष पर हमला करना, बीजेपी और सरकार के मंत्री मेहनत को पैमाना बनाकर कहते आए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी में कोई तुलना नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कभी छुट्टी नहीं लेते और राहुल गांधी अक्सर छुट्टियां मनाने विदेश जाते हैं। राहुल गांधी की छुट्टियों को लेकर बीजेपी एक बार फिर उन पर निशाना साध रही है। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच में राहुल गांधी के विदेश जाने की चर्चा के बीच बीजेपी कह रही है कि राहुल के एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब लीडर ऑफ पर्यटन है। पीएम का शेड्यूल और पीएम को लगभग 24 और 16 कितना होता है, 40 महीना हो गया। इसमें से किसी भी एक महीने का शेड्यूल दिखाओ। पीएम की गति ही इतनी है, कोई भी महीना उठाओगे तो इतने ही प्रवास करते हैं। मानवर इसको चुनाव का कोई लेन देन नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जनसंपर्क में आजादी के बाद सबसे ज्यादा प्रवास करने वाला प्रधानमंत्री। और मैं जानता हूं साहब, मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को 2001 से मैं बता सकता हूं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार जनता का काम करना। राहुल गांधी जर्मनी जाने वाले हैं, लेकिन उनके विदेश जाने से पहले ही राजनीति तेज हो गई। संसद सत्र के बीच में राहुल गांधी के आगे देश से बाहर जाने की बीजेपी सांसदों ने आलोचना करते हुए राजनीतिक प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया। उनके दौरों के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन ये सबके लिए बहुत ही प्रत्यक्ष है कि क्यों उनकी जो पार्टी है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। और खैर इस तरह के किरदार पे, इस तरह के चरित्र पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। संसद सत्र 19 तारीख तक चलेगा। वहीं राहुल 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी में रहेंगे। इस बीच वो 17 तारीख को बर्लिन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। राहुल गांधी एक सीरियल ड्रामा आर्टिस्ट है। कभी कभी सवाल उठाते हैं सीईसी के सिलेक्शन कमेटी पे, तो कभी ईवीएम्स पे, कभी इलेक्शन कमीशन पे, तो कभी वोटर्स पे, कभी सीसीटीवी फुटेज पे, तो कभी एसआईआर पे। मुझे पूछना है कि हर इलेक्शन आप हारते हैं और आप आते हैं ऐसे फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करने। शायद आपको कभी कभार महत्वपूर्ण डिबेट्स में भी शामिल रहना चाहिए, जैसे कि वंदे मातरम में जो हुआ। राहुल गांधी पर सवाल उठा तो बचाव करने तुरंत प्रियंका गांधी आगे आईं। Modi ji spends almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? दिल्ली में राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया। इसी तरह बिहार में भी तेजस्वी यादव चुनावों में बुरी हार के बाद यूरोप की यात्रा पर सपरिवार निकल चुके हैं। राहुल की तरह तेजस्वी यादव भी बिहार विधानसभा सत्र छोड़कर 3 दिसंबर को यूरोप चले गए। कहा जाता है कि पारिवारिक कलह के बीच वो लंबी छुट्टी पर गए हैं। वो पत्नी के साथ क्रिसमस भी यूरोप में मनाएंगे। तेजस्वी 4 जनवरी को देश लौटेंगे। अब सवाल है कि बीजेपी से इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही है। इसकी वजह लगातार चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी और विपक्ष को इस मामले पर घेरना है। बीजेपी का कहना है कि बिहार चुनाव में भी राहुल गांधी गायब रहे। इसके बाद जब उनकी पार्टी ने बुरा प्रदर्शन किया तो देश की चुनाव व्यवस्था को कोसने लगे। कहीं न कहीं बीजेपी की कोशिश ये नैरेटिव सेट करने की विपक्ष अपनी कमजोरी की वजह से चुनाव हार रहा है, न कि किसी और वजह से। अब बात सरहद पार की, जहां बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे खबरदार हो जाना चाहिए। पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों और आसिम मुनीर की सेना के बीच जंग छिड़ी हुई है। आसिम मुनीर को इमरान ने मानसिक रूप से बीमार बताया, तो पाकिस्तान की सेना ने इमरान खान को देश के खिलाफ खतरे से लेकर नार्सिसिस्ट बताया। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान में मची इस लड़ाई से भारत को खबरदार होने की क्यों जरूरत है।
पाकिस्तान में इस वक्त मुनीर की सेना बनाम इमरान की सेना में जंग छिड़ी हुई है। सवाल है कि पाकिस्तान में इमरान और मुनीर की लड़ाई से भारत को क्यों खबरदार रहने की जरूरत है। इमरान खान भले ही जेल में हो, भले ही उनकी पार्टी तोड़ दी गई हो, फिर भी आसिम मुनीर पाकिस्तान की जनता के दिल से इमरान को निकालने में भी नाकाम साबित हुए हैं। आसिम मुनीर भले ही इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर हो गए हों, लेकिन इमरान खान के समर्थक उनसे नफरत करते हैं। इमरान सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इस लिहाज से मुनीर से नफरत करने वालों की पाकिस्तान में बड़ी तादाद है, जो संख्या इमरान की बहनों के साथ हो रहे जुल्म से और भी बढ़ती जा रही है, जिससे भारत को खबरदार रहने की जरूरत है। पाकिस्तान में इमरान खान आराम से जेल में हैं और बाहर सारी सत्ता मुट्ठी में लेकर बैठे मुनीर घबराए हुए हैं। यही वो बात है जो भारत के लिहाज से खतरनाक है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसकी वजह आसिम मुनीर की पोल खुलना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को रिझाने के लिए एक साथ कई लालच दिए। ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिका को पाकिस्तान में सैन्य अड्डे मुहैया करवाने का ऑफर दिया गया। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जे के लिए मुनीर ने तालिबान को सत्ता से हटाने का भी दावा ट्रंप से कर दिया। मुनीर यहीं नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान में रेयर अर्थ के भंडार होने का दावा करते हुए ट्रंप को क्रिटिकल मिनरल निकालने का ऑफर दे दिया। चीन के ग्वादर के पास पसनी एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव भी ट्रंप को दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में क्रिटिकल मिनरल दिखाते हुए आसिम मुनीर की तस्वीर जाहिर करके पाकिस्तान में यह बताने की कोशिश हुई कि अमेरिका से एक बार फिर आर्थिक मदद का दरवाजा खुलने जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका को पाकिस्तान की हकीकत नजर आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप को आज नहीं तो कल मुनीर की हकीकत समझ में आ जाएगी, लेकिन मुनीर की दिक्कत ये कि पाकिस्तान में भी हालात बिगड़ रहे हैं। इमरान समर्थक सड़कों पर हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों पर ड्रोन हमले करवा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के सेंट्रल कुर्रम में मनातो मस्जिद पर पाकिस्तान की सेना ने ड्रोन हमला किया। मस्जिद पर हमले के बाद की तस्वीरों से यह साफ लगता है, इस बार सोच समझकर निशाना साधा गया, हमला किया गया। कुर्रम वो इलाका है जहां पहले भी पाकिस्तानी फौज ने बेकसूर लोगों पर बमबारी करके कई बच्चों की जान ली है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान की सेना पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिनका थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीज फायर करवाने का दावा मिट्टी में मिल गया है। थाईलैंड और कंबोडिया में एक बार फिर गोलीबारी हो रही है। अक्टूबर में ही डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच समझौता करवाने का दावा किया था। जंग दोबारा शुरू होने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो एक फोन कॉल से इस जंग को रुकवा देंगे। रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में अब तक नाकाम साबित हुए डोनाल्ड ट्रंप अपनी भड़ास निकालने के लिए अक्सर 8-8 जंग रुकवाने का दावा करते हैं। ऐसा ही दावा उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया को लेकर किया, लेकिन नए साल से पहले वहां डोनाल्ड ट्रंप के दावे धुआं हो गए। कंबोडिया में धुएं का ये गुबार थाईलैंड के हवाई हमले का नतीजा है, जहां अमेरिकी F-16 से बमबारी की गई। इस हमले का जवाब कंबोडिया की तरफ से भी दिया गया। पूर्वी थाईलैंड में झड़प के बाद एक थाई सैनिक मारा गया, 4 घायल हो गए। कंबोडिया ने कहा कि उसकी सेना ने जवाबी कार्रवाई नहीं की, जबकि थाईलैंड ने कंबोडियाई सैनिकों पर रिहायशी इलाकों में रॉकेट दागने का आरोप लगाया। ये कंबोडिया के समरांग शहर से आई तस्वीर है, जहां सैन्य झड़प के बाद जान माल की सुरक्षा के लिए लोग अपने घरों को छोड़ दूसरे शहर की तरफ निकल गए। सड़क पर एक तरफा ट्रैफिक दिख रहा है, यानी सारी गाड़ियां और सवारियां बॉर्डर के इलाकों से अंदरूनी इलाकों की तरफ जा रही थी। इसी साल जून महीने में कंबोडिया ने थाईलैंड पर बड़ा हमला किया था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच जंग रुकवाने का दावा किया, जिसकी पोल थाईलैंड के ताजा हमलों ने खोल दी। अब ट्रंप कह रहे हैं कि वो फिर से एक फोन कॉल से जंग रुकवा देंगे। पिछले साल जनवरी में अमेरिका की कमान संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब तक अपनी नीतियों की वजह से लोकप्रियता खो रहे हैं। यूरोप के देश भी ट्रंप से परेशान हैं, लेकिन ट्रंप इन सब के बावजूद 8-8 जंग रुकवाने का दावा करते फिरते हैं, जो सरासर झूठ है।